क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है, कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र ये है, उसकी क्रिया 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाने पर नारंगी लाल अवक्षेप देता है, किंतु टोलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है। उस यौगिक का नाम और IUPAC नाम व संरचना सूत्र हमें बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज की बूस्टर लाइन, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप समझो कि कौन सा यौगिक दिया है, कार्बोनिल। तो सीधी बात है, या तो कंपाउंड होगा आपका एल्डिहाइड या वो कंपाउंड होगा क्या, कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन का आपको अणुसूत्र ये दे दिया और उसकी अभिक्रिया होगी, लेकिन आपको यहाँ साफ साफ कह रहा है कि वो टोलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है। आप जानते हो कि टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कौन करता है? एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ हो जाती है, लेकिन कीटोन टोलेन परीक्षण नहीं देता है। तो टोलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया वो कंपाउंड कौन है, कीटोन है। अब देखो इस क्रिया को समझते, कीटोन है तो 3 कार्बन है, तो नॉर्मली सूत्र हो जाएगा इसका CH3COO नॉर्मली भाषा में इसको क्या बोलते हो आप, एसीटोन। अब इस एसीटोन की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला कैसे होगा? H2N NH, फिर फेनिल है, इसका मतलब बेंजीन वाले, एक NO2 2 नंबर पर और एक NO2 4 नंबर पर। ये आपका क्या हो गया? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, 2,4-DNP। क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका O और यहाँ से आपके 2H बाहर चले जाएंगे और ये कंपाउंड आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपका उत्पाद है वो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड N, फिर NH, यहाँ पर आपकी बेंजीन वाले, एक NO2 यहाँ पर और दूसरा NO2 यहाँ पर, और ये उत्पाद बना है वो क्या होता है, नारंगी लाल अवक्षेप देता है। अब यहाँ से आपको सीधी बात है कि उस यौगिक, कार्बनिल यौगिक मतलब कौन हो गया आपका, एसीटोन। अणुसूत्र चेक कर सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 और एक ऑक्सीजन क्लियर है। अब इस एसीटोन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो 3 कार्बन है, तो देखो इसका क्या पूछा, IUPAC नाम और संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र तो ये हो गया। इसका अगर IUPAC नाम की बात करें तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से आपने क्या लिख दिया, प्रोपेन। और कीटोन का क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसका अनुलग्न होता है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन में यहाँ काउंटिंग की आवश्यकता नहीं है, अगर काउंटिंग भी करना चाहो तो 2 प्रोपेनोन आप चाहो तो लिख सकते हो। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन, और संरचना सूत्र ये आप बना के आ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे तो इससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी सहायता से। और सबसे बड़ी बात है, इन क्वेश्चनों का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप इन पूरी क्वेश्चनों को हल कर लोगे तो आप ये पाओगे कि आपके चैप्टर का रिवीजन हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, प्लस इस चैप्टर की जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो नेम रिएक्शन, उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 2-मेथिल ब्यूट 2-इन वो भी क्या है, 2-मेथिल के ओजोनी अपघटन से प्राप्त उत्पादों के IUPAC नाम लिखो। तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 2-मेथिल ब्यूट 2-इन, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो 2 पर मेथिल हो गया, 4 कार्बन से ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2-इन। अब इसका ओजोनी अपघटन करना है, तो ओजोनी अपघटन का मतलब क्रिया किससे होती है आपकी, O3 से। तो ये O3 कहाँ जुड़ेगा, बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इससे दोनों स्ट्रक्चर इस प्रकार से जुड़ेगी आपकी। ये CH3 इधर आ जाएगा, O O O यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा CH
3। क्लियर पर। अब इसको हम क्या करते हैं, जिंक ढोल के साथ इसका जलापठन कर देते हैं, तो एक उत्पाद तो ये बनेगा, दूसरा उत्पाद ये बनेगा। जैसे हमने इसको तोड़ा तो उत्पाद देखो, एक तो क्या हुआ CH3CHO, तो पहला उत्पाद इसको हम यहाँ बना देते हैं, क्या बनेगा, एक तो बन गया आपका CH3CHO, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन बन गया। अर्थात यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चे इसी को करके छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका आपको क्या नाम देना है, आपको उसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC देखो 2 कार्बन है, वैसे तो एसिटाल्डिहाइड होता है, लेकिन इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन से एथेन और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनॉल। और इसका तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। HCOOH, CH3COOH, Cl CH2COOH को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने ये साफ साफ पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर उसकी अम्लता में क्या आती है, कमी आती है। उसकी अम्लता में क्या आती है, कमी आती है। तो CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल। ये बात तो क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पे CH3COOH, ये हो गया HCOOH। क्लियर है। तो इन दोनों में अधिक अम्लीय कौन हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। अब एक बात देखो कि इस एसिटिक अम्ल से एक हाइड्रोजन हटा के उसके स्थान पे Cl जोड़ दिया। जो Cl होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है और बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, अर्थात अम्लता को बढ़ाता है। इसके कारण इस कंपाउंड की जो अम्लता है वो फॉर्मिक अम्ल से भी ज़्यादा हो गई। तो फॉर्मिक अम्ल से भी ज़्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, Cl CH2COOH, क्लोरो एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो ये इनकी अम्लता का बढ़ता क्रम। तो सबसे अधिक क्या नाम है इसका, क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये क्या लिख दिया हमने, फॉर्मिक अम्ल, और यहाँ हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। तो अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे अधिक अम्ल कौन सा, अम्लीय पदार्थ कौन सा होगा, क्लोरो एसिटिक अम्ल, उससे कम फॉर्मिक अम्ल और सबसे कम एसिटिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। पाई आबंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बनाइए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर बनाते हुए इस प्रकार से बनती है, C डबल बॉन्ड O, ये वैलेंसी। ठीक है। अब कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है, द्विबंध। तो एक तो होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है पाई बंध। और कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है उसमें संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। इसका मतलब हो गया कि इस कार्बन के 3 कक्षक, एक S और 2 P, ये तो संकरण में भाग लेते हैं और एक कक्षक शेष बचता है जिसके द्वारा पाई बंध का निर्माण होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में इस प्रकार से बनाएंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये O। ठीक है। तो इस कार्बन का एक असंकृत कक्षक इस ऑक्सीजन के असंकृत कक्षक के साथ ये पाई बंध का निर्माण करता है। ये आपका सिग्मा बंध, ये आपका सिग्मा बंध और ये आपका सिग्मा बंध। ठीक है। तो ये हो गए पाई आबंध को दर्शाते हुए कार्बन समूह का कक्षीय आरेख। और इसको अगर आपको और अच्छा समझना है तो आपकी स्क्रीन पे इसका एक बुक के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जो आपको अच्छा लगे आप वो बना के आ सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में विभेद कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको एक ही लाइन लिखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, जबकि फिनोल क्रिया नहीं करता है। तो सीधा सा आंसर है कि आंसर लिखना चाहें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ तो हम इसकी पता लगा सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, लेकिन
लेकिन फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। तो पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना का आपको निर्माण करना है। तो कार्बोक्सिलेट आयन की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन की हम बात कर रहे हैं तो RCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब एक H+ या प्रोटॉन बाहर निकल गए तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी शेष बचती है R बॉन्ड COO-, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहेंगे इसको हम, कार्बोक्सिलेट आयन। और इसकी संरचना कैसे बनती है, ऐसे बनती है RC डबल बॉन्ड O-, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई। अब इसकी अनुनादी संरचना में दूसरी में क्या होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं RCO- डबल बॉन्ड O। ये हो गई आपकी कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना। ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में जो ऋणावेश होता है वो ऑक्सीजन परमाणु पे आता है। तो एक बार ऑक्सीजन ऋणावेश इस ऑक्सीजन परमाणु पे, दूसरी बार हमने उस पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बन गई आपकी कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, CH3CHO से निम्न यौगिक को प्राप्त करने की समीकरण लिखें। CH3CHO से निम्न यौगिक को प्राप्त करने की समीकरण लिखने। CH3CHO का मतलब एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है, ब्यूट-2-इनेल। ब्यूट-2-इनेल इसका मतलब सीधी सी बात है कि, और दूसरा बनाना है क्लोरोफॉर्म। तो ब्यूट-2-इनेल का मतलब यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। कौन सी, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। तो एल्डोज संघनन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 अणु होंगे, उनको सांद्र क्षार के साथ हम गर्म करते हैं। तो देखो कंडीशन क्या होती है, ये लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, यह हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, इसका दूसरा अणु। अब देखो इस CH3 को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, CH2HC डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है। अब क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा, तो ये H तो इसके साथ बंध बना लेगा और इस कार्बन के साथ ये बंध जुड़ जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा आपका CH3CH, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ CH2, इसको चाहो तो एक साथ दो CHO। अब क्या किया कि इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको हमने गर्म किया तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, -H2। अब शेष संरचना को लिख दो, तो CH3CH डबल बॉन्ड CHO। अब देखो 4 कार्बन को आपने क्या नाम दिया, ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 2 पर, इन डबल बॉन्ड के लिए इन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो क्या नाम हो गया, ब्यूट-2-इनेल। तो बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए कि अगर इससे आपने ये कंपाउंड बनाया है तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। एल्डोज संघनन के बारे में आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है CH3CHO से आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। अब CH3CHO से अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना तो यहाँ पर सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर आपको अभिक्रिया लिखनी है हेलोफ्रॉम अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते हैं हेलोफ्रॉम परीक्षण। वो रिएक्शन आपको समझानी है। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पे, अब देखो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इसको हेलोफ्रॉम रिएक्शन अगर एसिटाल्डिहाइड की कराओगे तो यहाँ हमने लिया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और इसकी क्रिया देखो क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl ले लेंगे, तो क्रिया किससे हो जाएगी, Cl2 से, और साथ में क्षार होता है NaOH। अब रिएक्शन को इक्वल करने के लिए यहाँ 3 और इसकी संख्या कितनी ली जाती है, 4। अब जब एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन और क्षार के साथ हमने क्या कर दिया, इसको गर्म किया, तो यहाँ पर आपका CHCl3 प्लस 3 NaCl प्लस HCOONa
प्लस 3H2O का निर्माण होता है और ये आपका क्या बन गया, क्लोरोफ्रोम। तो ये हेलोफ्रोम रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को आपको डिटेल से देखना है, समझनी है कि ये समीकरण हमने कैसे लिखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेलोफ्रोम रिएक्शन को डिटेल से समझाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लिखा हमने, फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अब देखो इसके आंसर की हम बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो बनता है वो बनता है आपका RCOO-। कार्बोक्सिलेट आयन फिनोल से जो बनेगा प्रोटॉन त्यागने पर फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादित संरचना बनती है और फिनोक्साइड आयन की, कार्बोक्सिलेट आयन की कितनी अनुनादित संरचना बनेगी, 2, और फिनोक्साइड आयन की कितनी अनुनादित संरचना बनती है, 5। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन पर जो ऋणावेश आता है वो ऑक्सीजन परमाणु पे आता है और इसकी अनुनादित संरचना पे जो ऋणावेश आएगा वो कार्बन परमाणु पर आएगा। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन की जो 2 अनुनादित संरचना बनती है वो फिनोल की, किसकी, फिनोल की, फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादित संरचना बनती है उनसे ज़्यादा स्थायी होता है। इस कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। इसका जो आंसर है वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट है आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको देख के इसको इजीली नोट कर लेना। बिल्कुल क्लियर होना कि कार्बोक्सिलेट अम्ल से कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रक्चर बनती है जिसकी 2 अनुनादित संरचना बनेगी, लेकिन उनमें ऋणावेश कहाँ आता है, ऑक्सीजन परमाणु पे, और फिनोल से जो बनती है फिनोक्साइड स्ट्रक्चर उसमें ऋणावेश आता है कार्बन परमाणु पे। इस कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से अधिक होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु जुड़कर द्विलक बना लेते हैं और उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से अधिक होता है क्योंकि यह 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुओं के मध्य, 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण होता है। कोष्टक में आप एक लाइन लिख सकते हो इसको, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों में अतिरिक्त द्विलक बनते हैं। अतिरिक्त क्या बनते हैं? द्विलक बनते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाया RC+OH, दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना यहाँ पे R, इधर O, इधर H, यहाँ डबल बॉन्ड O। तो इसमें तो हाइड्रोजन बंद ये बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन बंद ये बन जाएगा, अर्थात ये 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़कर एक द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना? और ये कौन सा बंद हो गया आपका? हाइड्रोजन बंद। इसके कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले किससे? एल्कोहल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन आपकी कि सोडियम एसीटेट को, किसको? सोडियम एसीटेट को किसके साथ? सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं सीधा आंसर बता दूं आपको, बनेगा क्या? मेथेन। इसकी रिएक्शन समझते हैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COON। किसके साथ गर्म करोगे इसको आप? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH + CaO। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH + CaOH। अब जो होता क्या है कि यहाँ से इतनी स्ट्रक्चर बाहर निकल जाती है, तो क्या बाहर निकल गया?
Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल गया, शेष क्या बचा? CH3 और H, तो CH4 बन गया। क्या बन गया? मेथेन बन गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे क्या बनता है? तो मेथेन बनता है। रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो रिएक्शन की हम बात करते हैं और इस रिएक्शन में ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में हमें जो मुख्यतः प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? एथेन। अब एथेन कैसे बनेगा उसके समीकरण में आपके सामने लिखता हूँ। तो समीकरण क्या होगी? देखो यहाँ पे सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला आपको याद हो गया, CH3COONA, ये CH3COONA। मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूँ उससे आपको अभिक्रिया इजीली याद हो जाएगी। इसका जल अपघटन करें तो HOH HOH, क्या कर रहे हैं? इसका विद्युत अपघटन। क्या किया? विद्युत अपघटन। तो समझने की बात है कि यहाँ से Na, यहाँ से OH, यहाँ से Na और यहाँ से OH, इसका मतलब 2NaOH यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। 2NaOH यहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ से CO2, यहाँ से CO2, इसका मतलब 2CO2 यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये क्या बन गई आपकी? H2, तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब जो CH3 तो ये बन गए, दोनों CH3 जुड़ जाएंगे, CH3, तो ये आपका क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? एथेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इन सभी यौगिकों में क्वथनांक की बात करते हैं तो CH3 CH2 CH3, ये समझो। यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये क्या होता है? आपका हाइड्रोकार्बन। CH3 और CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर। CH3 CH2OH, ये आपका क्या हो गया? एल्कोहल। और CH3 CHO, ये क्या हो गया? आपका एल्डिहाइड। तो आप सभी को जानते हो कि इन सभी में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? एल्कोहल का, फिर उससे कम एल्डिहाइड का, फिर उससे कम ईथर का और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। अब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 CH2 CH3, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा आपका ईथर का CH3O CH3, फिर उससे ज़्यादा होगा एल्डिहाइड का CH3CHO, फिर उससे ज़्यादा आपका एल्कोहल का CH3CH2OH। देखो एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होने का रीज़न है कि एल्कोहल के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। एल्डिहाइड का क्वथनांक इनसे ज़्यादा होने का मतलब है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय, और ध्रुवीय होने के कारण इसमें ध्रुव अन्योन्य क्रिया बल होता है। तो ये क्रम बिल्कुल याद कर लेना कि सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न अम्लों के, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, निम्न अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है? तो जो सीधी सी बात है कि ये आपका CH3COOH, यहाँ एक H को हटा के आपने F जोड़ दिया CH2 CH3, तो जो F कौन सा प्रभाव दर्शाती है? -I। सीधी सी बात एक चीज़ समझा दूँ मैं यहाँ पे कि +I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी? कम, और -I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो अम्लता क्या होगी? अधिक। तो F कौन सा प्रभाव दर्शाता है? -I, तो इसकी तुलना में इसकी अम्लता क्या हो जाएगी? अधिक। टिक लगा दिया मैंने। अगला FCH2COOH और ClCH2COOH। अब देखो ये भी -I प्रभाव दर्शाता है, ये भी -I प्रभाव दर्शाता है, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से ज़्यादा होती है। इस कारण से इन दोनों में अम्लता किसकी ज़्यादा होगी? इस कंपाउंड की। अगला कि इन दोनों कंपाउंड में आप गौर से देखोगे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, इसमें फ्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ी हुई है? गामा पे। इसमें फ्लोरीन कौन से कार्बन पे? बीटा कार्बन पे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने पास ये -I प्रभाव वाले समूह होंगे उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होती है। तो इसकी तुलना में ये फ्लोरीन यहाँ ज़्यादा पास में जुड़ी है, अर्थात इसकी अम्लता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 13 में इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। फिर से एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 1 शॉट वीडियो आपको इनके मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है उनकी वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा
टॉपिक वाइज आपको भी वीडियो इसमें अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर के नोट्स जिसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखें। तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग में अपने को ये बात याद रखनी है कि प्रयोगशाला में जंतु व पादप प्रादस को रखने में, प्रयोगशाला में जंतु व पादप प्रादस को रखने के लिए जिस विलयन का हम प्रयोग करते हैं वो किसका बना होता है, फॉर्मेलिन का बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक ही बात क्लियर होनी चाहिए, एल्डोज संघनन वो यौगिक देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोज संघनन देते हैं। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो कौन सी अभिक्रिया देगा, एल्डोज संघनन। तो क्वेश्चन पूछा कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोज संघनन नहीं देते हैं, दो ध्यान दीजिए। तो सीधी सी बात है कि जिन कार्बोनिल यौगिक लिखेंगे यहाँ पे, जिन कार्बोनिल यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, अब एक बात और, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोज संघनन देगा, और जिनके पास नहीं होता है वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, केनी-जारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, केनी-जारो अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल, एक तो हो गया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, एक बेंजीन वाले बना दो, और CHO बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो CH3CHO। तो सीधी बात है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक इस कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन है। तो दो एग्जांपल की बात होती है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड लिख दो और एक बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोपेनेल और प्रोपेनोन में 3 अंतर लिखिए। तो देखो बेटा अंतर करने, प्रोपेनेल इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड। प्रोपेनोन ओन आ गया तो इसमें क्रियात्मक समूह आपका क्या होता है, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर लिखना, तो सीधी सी बात है कि हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड है वो टोलेन फ्रिक्शन देता है और कीटोन टोलेन फ्रिक्शन नहीं देता है। तो सीधी बात है प्रोपेनोल यह टोलेन परीक्षण देता है। दूसरा कर लो, कीटोन टोलेन परीक्षण नहीं देता, तो यहाँ पे इसलिए लिख सकते हो कि यह टोलेन परीक्षण नहीं देता है। दूसरा आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होगा वो फेलिंग परीक्षण देता है, तो यह फेलिंग परीक्षण देता है, और कीटोन फेलिंग परीक्षण नहीं देता है, तो यह फेलिंग परीक्षण नहीं देता। अब तीसरा अंतर समझना, प्रोपेनेल स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3CH2CHO, प्रोपेनोन CH3C+O CH3। अब सुनना, आपने एक पढ़ा होगा हेलोफ्रोम परीक्षण, हेलो
प्रोडक्शन। हेलोफ्रॉम प्रोडक्शन कौन देता है? जिसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर जिसके पास होगी वो हेलोफ्रॉम प्रोडक्शन देगा। तो देखो इसमें तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन इसमें है। इसका मतलब प्रोपेनेल हेलोफ्रॉम परीक्षण नहीं देता है, जबकि आपका कौन है? कीटोन, यह है हेलोफ्रॉम परीक्षण देता। तो 3 अंतर हो गए। अब ये प्रोपेनेल और ओन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में पूछ लो, ये कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे आप तो क्या आ सकते हो। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, समझाइए। जो सीधी सी बात है, यहाँ से एक चीज़ समझते हैं कि C डबल बॉन्ड O बना दिया। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि नाभिक स्नेही मतलब माइनस। अब देखो ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होने के कारण इस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश। तो नाभिक स्नेही इस कार्बन पार्टमेंट के, सीधी सी बात है, इस पर धनावेश का मान जितना ज़्यादा होगा नाभिक स्नेही उतनी जल्दी उस पर आक्रमण करेगा, उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। और आप जानते हो कि एल्डिहाइड की बात करते तो RC डबल बॉन्ड OH एक R है। कीटोन की बात करें तो RC डबल बॉन्ड OR। तो एल्किल समूह की, इसमें 2 एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। इस कारण से एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक है, कीटोन की कम है। यहाँ एक ये I प्रभाव दर्शाता है, ये 2 दर्शाते हैं। तो सीधा सान से लिखोगे कि एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा कम होती है। इस कारण एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोन से की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। और ये दोनों बना के आप समझा के आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। अब देखो इधर सीधी बात है कि मैंने अभी कहा कि एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा हुई तो क्रियाशीलता कम होगी। तो सबसे पहले यहाँ से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H और H, ये तो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो सीधी सी बात है कि एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी तो अभिक्रियाशीलता कम होगी। तो सबसे अधिक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम एसिटल्डिहाइड और सबसे कम कीटोन, ये एसीटोन हो गया। तो ये तीनों की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम लिखा हमने यहाँ पे, ये विषय जानना, ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम। तो ये इस चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर आपका 12 के लघुरात्मक क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब हम चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो ये थे लघुरात्मक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं निबंधात्मक बड़े क्वेश्चनों की तरफ। तो इस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न कितना आएगा? 1 आएगा। और उसके कितने अंक का होगा? 4 अंक का। लेकिन ये 4 अंक किस प्रकार से होंगे वो समझा दूं। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। जो बड़ा हुआ क्वेश्चन है वो 3 पोर्शन में टूटे हुए रूप में आएगा, 1, 2 और 1 के रूप में। और सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा का ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। जैसे मैंने आपके लिए लेकर भी आया हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है और इसके बाद इसके अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिया है कि दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र लिखें। तो पहली बात याद करें कि दालचीनी से जो एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है उसको नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड। नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
मेल्डिहाइड। दालचीनी से प्राप्त जो दालचीनी पौधा है उससे में जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है उसका क्या नाम है? सिनेमेल्डिहाइड। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है, बेंजीन वाले, फिर बेंजीन वाले के ऊपर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CHO। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तब तक हल नहीं करना है जब आप समीकरण को नहीं पकड़ पाएंगे। बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना, इसका मतलब ये सीधी सी अभिक्रिया रोजेंडमुंड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया होगी? रोजेंडमुंड अपचेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? रोजेंडमुंड अपचेन अभिक्रिया। देखो इसको समझते हैं। बेंजोल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन वाले के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, ये हो गया बेंजोल क्लोराइड। अब इसका हमें रोजेंडमुंड अपचेन में क्या करते हैं? इसका अपचेन करना है, तो अपचेन के लिए कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में? प्लेडिनिकत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका अपचन हो जाता है। तो क्या होगा? 2H तो एक H तो HCl के रूप में बाहर चला जाएगा, दूसरा H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन वाले CHO एक H यहाँ जुड़ गया और HCl बाहर चला गया, तो क्या बन गया? बेंजोल क्लोराइड से आपका बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजोन का निर्माण करना है। तो सीधी सी बात है कि इसमें एसीटोन की क्रिया किससे कराओगे? हाइड्रेजोन से। हाइड्रेजोन का फॉर्मूला क्या होता है? H2N NH2, दो बार में लिख दो, NH2 NH2। अब देखो इस रिएक्शन को मैं यही समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 ये हो गया एसीटोन। क्रिया किससे करवानी है इसकी? हाइड्रेजोन तो उत्पन्न हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2N NH2। तो क्या हुआ? यहाँ से 2H और यहाँ से O, जल का अणु बाहर निकल गया, तो उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड N NH2। ये बन गया आपका एसीटोन हाइड्रेजोन। तो ये क्वेश्चन तभी आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे जब आपको इस चैप्टर की जो रिएक्शन है वो मुंह जवानी याद हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो सीधी सी बात है कि अभी मैंने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने किसके लिए पढ़ा था, अगर उसके स्थान पर लिखा हुआ था एल्कोहल, तो सीधा सा रीजन आपको एक ही लिखना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके दो अणु आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर लेते हैं? दिलक का निर्माण कर लेते हैं। और ये दिलक बनता है वो वाष्प अवस्था में भी बनता है। इस कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक जितने भी आपके एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो या तो एग्जाम में इस प्रकार से जब अथवा में क्वेश्चन आता है तो या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है अथवा में किस प्रकार से आया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोनों में से जो अच्छा लगे उसको ठंडे दिमाग से इसको कर सकते हैं। अगला अथवा में क्या? वेनिला सेम, क्या लिखा मैंने? वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का, क्या बात की हमने? वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र लिखना है। तो वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र, तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है वेनिलीन। क्या है? वेनिलीन। वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड कौन सा होता है? वेनिलीन। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको बना दो, थोड़ी सी टफ है। CHO बेंजल्डिहाइड, या हमने क्या बना दिया? बेंजीन वाले। इसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया OH और ये जोड़ दिया CH3। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? वेनिलीन। याद कर लेना, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया हुआ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेनिला सेम किससे, कौन सा एल्डिहाइड? वेनिलीन प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिए। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न को परिवर्तित करना है। एक तो बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि यहाँ कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। तो सीधी सी बात है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना, तो यहाँ जो अभिक्रिया हमें काम में लेनी होती है वो है गाटरमान खोक या कोच अभिक्रिया, इसको कहते हैं। और याद भी होगा आपने कैसे बनाया, तो ये रिएक्शन में समझा दूँ। आपने क्या किया? बेंजीन लिया, उस बेंजीन की क्रिया किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से करवाई। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है,
तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इस प्रकार से आपका बन जाएगा, तो CHO। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब हमें ये पता हो कि गाल्टरमान कोक अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या बनता है। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लास के बाद उसको जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटैल्डिहाइड से एसिटैल्डोक्सिम, लास्ट में क्या बना, ऑक्सिम। तो ऑक्सिम कब बनता है, देखो ये क्लियर होना, ऑक्सिम कब बनता है, जब हम कार्बोनिल समूह की क्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो अब देखो एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवा दो, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड OH। ये क्या लिख दिया आपने, एसिटैल्डिहाइड क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो हो जाएगा H2NOH। तो यहाँ से 2H और यहाँ से O जल का अणु बाहर -H2O, ये जुड़ गया CH3H डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटैल्डोक्सिम। क्या नाम दे दिया, एसिटैल्डोक्सिम। और ये हो गया आपका एसीटोन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन तभी याद होगी जब आपको एक एक रिएक्शन मुंह ज़बान याद हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एल्डिहाइड के अल्फा परमाणु की अम्लता का कारण बताइए। जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनमें जो अल्फा कार्बन होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो इसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे, तो एल्डिहाइड की बात की तो एक चीज़ यहाँ से समझते, कार्बोनिल समूह लिखते हैं कि C डबल बॉन्ड OH। अब इससे जो कार्बन जुड़ेगा वो हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा इधर बना दूं कि CH डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि जब एल्डिहाइड इस H+ का त्याग करता है तो इससे जो आयन बनता है कार्ब एनायन आयन, वो इनोलेट आयन में परिवर्तित हो जाता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। तो देखो कंडीशन क्या होगी, ये यहाँ से एक H+ का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो H+ का त्याग जाएगा तो सीधी सी कंडीशन क्या होगी, C, ये वैलेंसी है, इस पे कार्बन पास जाएगा -C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ही कंडीशन बनी है, तो ये जो ऋणावेश है वो यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O-H, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनोलेट। तो ये इनोलेट स्थायी होता है। इनोलेट क्या होता है, इनोलेट आयन स्थायी होता है, इसके कारण ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो एक तो आपको जब इसका आंसर लिखना तो ये इतने से स्ट्रक्चर आपको बना के आनी है, प्लस इसके लिए आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लाइन के रूप में इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन के हटने से मध्यवर्ती कार्ब एनायन बनता है। ये बन गया कार्ब एनायन, मध्यवर्ती कार्ब एनायन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी होकर इनोलेट आयन बनाता है। जो अनुनाद द्वारा स्थायी होकर क्या बनाता है, इनोलेट आयन बनाता है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन में पहला हो गया। ऐसे में 3-4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन सभी को आप हल कर लोगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपका चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जो हमने सीधे से एक ही बात सीखी थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पर एल्किल समूह जुड़ने पर अम्लीयता के मान में कमी आती है। अम्लीयता के मान में कमी हो तो जितना ज़्यादा एल्किल समूह होगा उसकी अम्लीयता उतनी कम होगी। अब देखो फॉर्मिक अम्ल H है, एसिटिक अम्ल में एक एल्किल समूह है, इसमें इससे 2 एल्किल समूह जुड़ा है, इसमें इससे 3 एल्किल समूह जुड़ा है। तो इसकी अम्लीयता सबसे कम, फिर उससे कम ये, उससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड। तो देखो इसको A दे दिया, इसको B लिख दिया, इसको C दे दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, D। ठीक है, तो अब इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय ये है और सबसे कम ये। तो इसको हम इस प्रकार से क्रम में लिख सकते हैं, सबसे कम अम्लीय D, उससे कम अम्लीय
उससे अधिक अम्लीय सी, उससे अधिक अम्लीय आपका बी और सबसे अधिक अम्लीय ए। मैंने तो यहाँ आपको ए बी सी डी के रूप में लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में कंपाउंड लिख कराना या स्पेस कम है, इस कारण से अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। ये काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में और उसको हल करवाने में। तो अगर वीडियो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आए तो अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़रूर शेयर करें। अब नेक्स्ट, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। काफ़ी सिंपल कंपाउंड है। अब जो ऐसे कंपाउंड का अगर हमें IUPAC नाम लिखना तो हमें इनका सूत्र आना चाहिए। एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका तो IUPAC नाम मैंने शुरुआत में भी बताया था, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। अब फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। ए कार्बन है तो ए कार्बन को आप क्या बोलते हो? मेथेन। एल्डिहाइड का अनुलग्न मेथेनेल। अगला एसिटैल्डिहाइड CH3CHO, 2 कार्बन है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनेल। अगला दिया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। जो एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं और इनका अनुलग्न होता है ओइक, तो नाम हो गया मेथेनोइक अम्ल। एक बात और बता दूं, इस प्रकार के इतने सिंपल कंपाउंड के नामकरण बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तभी मैं ये लिख कर आया हूँ आपके लिए। अगला है एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। अगर आपको पता हो तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना या कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाई, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग इसकी बनेगी। यहाँ मैं फिर से बना देता हूँ CH3, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये क्या हो गया आपका? एसीटेट आयन। इसकी अनुनादी संरचना बनेगी तो दूसरा क्या हो जाएगा? CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड O। और तीसरा इनका मिला जुला अगर संकर रूप दिखाना चाहें तो CH3 COO डैश 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 1/2 माइनस 1/2 माइनस। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल काफ़ी। तो कभी कभार जो अथवा में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इतने ईजी आते हैं कि बहुत ईजिली आप इनको कर सकते हो। बिल्कुल 4 में से 4 नंबर आप यहाँ पे इजीली ला सकते हो। इसके बाद इसके अथवा वाली क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न को अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। देखो पहले लिखा है बेंजोइक अम्ल, फिर आपका आया 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, फिर लिखा 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। देखो जो नाइट्रो समूह है वो दर्शाता है -I प्रभाव, मेथॉक्सी समूह दर्शाता है +I प्रभाव। ये मैंने शुरुआत से बता दिया कि -I प्रभाव जुड़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी और इसके जुड़ने पर अम्लता घटेगी। तो सबसे अधिक अम्लीय 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, फिर बेंजोइक अम्ल और फिर 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इन तीनों को मैं थोड़ा सा नीचे इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके साथ में आपको इसके फॉर्मूले भी याद हो जाए। चलो इनको ऊपर ही हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, या थोड़ी सी पास में जगह लेके कि जिससे आपको देखो सबसे कम होगा 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंजीन वाले के ऊपर COOH, ये तो गया बेंजोइक अम्ल। हमें 4 मेथॉक्सी बनाना तो यहाँ जोड़ दिया मैंने OCH3। ठीक है, अब आपका बेंजोइक अम्ल उससे अधिक अम्लीय होगा तो ये बना दिया बेंजोइक अम्ल, और सबसे अधिक पैरा वाला तो बेंजीन वाले बना दिया, यहाँ पे COOH और यहाँ पे NO2। क्लियर है, बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो ये इनका क्रम है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि निम्न यौगिकों का हमें क्या देना है? IUPAC नाम। इन कंपाउंड के हम नामकरण तभी कर पाएंगे जब हमें इनके फॉर्मूला है। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COOH। 2 कार्बन है, कितने कार्बन है ये? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से आपका, अब बात करें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से आप इसको क्या बोलोगे? एथेन। और कार्बोक्सिल अम्ल का अनुलग्न तो ओइक, तो नाम क्या होगा इसका? एथेनोइक अम्ल। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है? COOH COOH, 2 कार्बन। अरे 2 कार्बन को आप एथेन बोलोगे। कार्बोक्सिल अम्ल कितने? 2, तो 2 के लिए डाई अनुलग्न ओइक, तो एथेन डाई
ओइक अम्ल। इसके बाद सक्सेनिक अम्ल, फिर पूछा मेलोनिक अम्ल। जो मेलोनिक अम्ल की स्ट्रक्चर में बना दूं यहाँ पे CH2COOH COOH, तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 3। तो 3 कार्बन से क्या बन गया? प्रोपेन। अब सीधी बात है ये 1 नंबर पर होगा और ये 3 नंबर पर लास्ट पे, तो प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। अब बात करें सक्सेनिक अम्ल, तो सक्सेनिक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है? HOOC, एक CH2, 2 CH2, COOH। ये क्लियर हो गया। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप क्या बोलोगे? ब्यूटेन। डबल बॉन्ड की कार्बोक्सिल अम्ल कितने हो गए? 1 और 1 2, तो डाई और कार्बोक्सिल अम्ल का अनुलग्न ओइक, तो ब्यूटेन डाइक ओइक अम्ल। अगर आप ये भी लिख दोगे ना, ये 1 पे और ये 4 पे, तो भी कोई गलत नहीं। ब्यूटेन 1,4 डाइक ओइक अम्ल। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार के, और ये सक्सेनिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल की जो नामकरण है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले गत वर्षों में। अब बात करें, निम्न को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सीधी सी बात समझनी है। ये कंपाउंड क्या आपका? ईथर। ये कंपाउंड क्या आपका? एल्कोहल। ये CHO है, तो ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। और ये कंपाउंड कौन सा हो गया? कीटोन। तो हमें पता है कि इन चारों में सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का होता है, उससे कम कीटोन का, उससे कम एल्डिहाइड का और सबसे कम ईथर का। तो इनको काउंटिंग नहीं देते। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दिया, इसको नंबर 3 और इसको नंबर दिया 4। तो मतलब सबसे अधिक कौन होगा? सब बढ़ते हुए लिखना, तो सबसे अधिक क्वथनांक 2 नंबर मतलब एल्कोहल का हो जाएगा। उससे अब रखना, एल्डिहाइड कीटोन में क्वथनांक किसका अधिक होता है? कीटोन का, क्योंकि कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, तो इसका 3 नंबर। फिर ईथर की तुलना में एल्डिहाइड का होता है, तो इसको 1 नंबर, और सबसे कम ईथर का, तो इसको 4 नंबर। तो ये इनका क्रम हो गया। आपको कभी भी ऐसे नंबरिंग नहीं देनी है, आपको सीधा इनका फॉर्मूला लिखना है, जिससे काफ़ी इजीली समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है निबंधात्मक प्रश्न में, और ये काफ़ी इजी है, और इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो प्लस पॉइंट है कि हम 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, ये भी अथवामय रूप में मिला आपको यहाँ पे। अब देखो, वाष्प अवस्था में एसिटिक अम्ल की संरचना बनाइए। क्या होता है कि वाष्प अवस्था में जो एसिटिक अम्ल होते हैं, इनके 2 अणु आपस में मिलकर द्विलक वाले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बनाए थे, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो गया एक एसिटिक अम्ल। दूसरा वाला यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, इधर O इधर H। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। H बंध या हाइड्रोजन बंध, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं द्विलक। तो वाष्प अवस्था में एसिटिक अम्ल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न की रासायनिक समीकरण दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस चैप्टर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, इन चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो नेम रिएक्शन है वो इसी चैप्टर में है, और थोड़ी टफ भी है। तो इसमें नेम रिएक्शन कौन से दिए? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया और स्टीफेन अपचयन अभिक्रिया। तो जितने भी नेम रिएक्शन है, मैंने कहा कि उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डिटेल से उनको देख कर समझ के याद कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बेंजोइक अम्ल फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता है? तो सीधी सी बात है कि बेंजोइक अम्ल की अगर हम बात करना चाहें तो बेंजीन वाले के ऊपर COOH, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? -I प्रभाव। और -I प्रभाव के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण ये फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। और इसका आंसर चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेंजोइक अम्ल, क्या लिखेंगे? बेंजोइक अम्ल। आंसर क्या लिखेंगे वो लिख देते हैं यहाँ पे कि बेंजोइक अम्ल में -I प्रभाव के कारण, बेंजोइक अम्ल में -I प्रभाव के कारण वलय पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व, वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाता है, इस कारण से ये फिल्टर प्रक्रिया नहीं रह सकता है। अगला है रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे विभेद करेंगे। तो इसको आपसे दूसरी बात याद रखनी है कि जो एल्डिहाइड होता है वो एक तो आपका क्या देता है, टोलेन परीक्षण, दूसरा एल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण देता है, और ये दोनों के दोनों परीक्षण कौन नहीं देता, कीटोन। तो इन परीक्षण की सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन को आसानी से अलग कर सकते हैं। और अगर इन दोनों परीक्षणों को आपको समझना तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डिटेल से देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कि निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखें, रोजेनमुड अपचयन अभिक्रिया और वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। तो बोलने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिटैल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को आप किस प्रकार से विभेद करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है कि एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, बेंजल्डिहाइड बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होता है, CHO, ये क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड होता है वो कैसा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब आपको एक बता दूं कि जो फेलिंग परीक्षण है वो केवल एलिफेटिक, और जो एसिटैल्डिहाइड CHO ये किस प्रकार का एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जो यहाँ से आप सीधे लिखोगे कि फेलिंग परीक्षण के द्वारा, किसके द्वारा, क्योंकि फेलिंग परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, तो लिख सकते हो फेलिंग परीक्षण के द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। और इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसका आंसर से लिखोगे कि एसिटैल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड जो क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। अर्थात एल्डिहाइड के भी दो रूप, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग परीक्षण आपका नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 में पहला कौन सा है, एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है, क्यों। देखो आप सभी ये बात जानते हो कि कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, लेकिन एरोमेटिक इसके प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इसके 2 रीजन होते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर जब भी लिखेंगे तो पहला हम लिखेंगे कि एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसका पहला आंसर तो आप ये लिखोगे इसका कि पहला पॉइंट कि एरिल समूह का आकार बड़ा होने के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, कि अगला टेक्निक कर पाएगा नाभिक स्नेही। दूसरा इसका रीजन ये होता है कि जो एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक में जो CHO समूह होगा या कार्बोनिल समूह होगा वो वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो CHO समूह है वलय के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। वलय के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यहाँ कौन सा प्रभाव काम करता है, -R प्रभाव अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर धनावेश में कमी आ जाती है। और धनावेश जितना ज़्यादा होगा तभी तो नाभिक स्नेही आक्रमण कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे देखते हैं कि निम्न को समझाइए, एल्डो संघनन और हेल्ड-पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और विशेषकर एल्डो संघनन। तो इन नेम रिएक्शन है तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एरोमेटिक
एरोमेटिक कार्बोनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिरनार अभिकर्मक द्वारा एथेनोइक अम्ल आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, समीकरण लिखो। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि गिरनार अभिकर्मक की क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा देते हैं। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला का मतलब C+O कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। इसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से तो CH3MgX बंध सदैव यहाँ से टूटेगा, यहाँ इस X के स्थान पे मैंने Cl ले दिया। क्लियर है। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन से ये जुड़ गया और इस O से ये जुड़ जाएगा तो CH3COMgCl। सीधी सी बात है कि CH3 यहाँ से टूट गया, इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ गया और इस O के साथ MgCl जुड़ गया। अब क्या किया, इसका आपने क्या कर दिया, जल अपघटन, जल के साथ क्रिया, तो ये अलग हो जाएगा। H को आप यहाँ पे जोड़ दो तो CH3C+OOH ये आपका क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। अब इस क्वेश्चन का जो अथवा वाला पोर्शन हम उसकी बात करते हैं। अब अथवा में क्या क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोनिल समूह होते हुए भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते। देखो कार्बोनिल समूह की मुख्य अभिक्रिया कौन सी थी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल RC+O यहाँ पे OH, तो ये कौन सा समूह हो गया, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह होते हुए भी ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो इसका रीजन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जिसमें अनुनाद होने के कारण C और O में आंशिक द्विबंध के गुण वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है या नहीं दे पाता। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलेट आयन दोनों की अनुनाद के कारण, दोनों के अनुनाद के कारण C व O के मध्य द्विबंध के लक्षण कम हो जाते हैं, जिसके कारण ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, केनिजारो और हेलोफ्रोम अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन, तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। एक चीज़ बता दूं, केनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अर्थात जो एल्डिहाइड एल्डो संघनन नहीं देते वो कौन सा क्या देंगे, केनिजारो अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। हेलोफ्रोम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हेलोफ्रोम रिएक्शन कौन देगा, तो हेलोफ्रोम अभिक्रिया कौन देगा जिसमें मेथिल कीटोन अर्थात CH3C+O समूह होता है, वो कौन देता है, हेलोफ्रोम अभिक्रिया। इन रिएक्शनों को वीडियो के लिंक में डाल दिया गया है, वहाँ पे इजीली इनको समझाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि समसंख्या युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक विषम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक में कार्बन की संख्या 4 है, एक में कार्बन की संख्या 5 है, तो इसमें कार्बन की संख्या किस में आ गई, सम, इसमें कार्बन की संख्या क्या हो गई, विषम। तो जो सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका क्वथनांक विषम वाले से अधिक होता है, क्यों? तो इसका एक छोटा सा रीजन है कि यहाँ से हम लिख देते तो इस तरह अच्छा रहेगा कि सम संख्या युक्त, क्या लिखा है, सम संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से निबिड़ संकुलित हो जाते हैं। तो सीधा से याद करना, इसका रीजन क्या रहेगा कि सम संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से निबिड़ संकुलित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक विषम वाले से अधिक होता है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न को परिवर्तित कीजिए। देखो एसिटिक अम्ल को एथेन में परिवर्तित करना है, दूसरा एसिटिक अम्ल को क्लोरो एसिटिक अम्ल में। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम तभी हल कर पाएंगे जब हमें रिएक्शन याद हो। देखो
अगर एसिटिक अम्ल से अगर आपको एथेन बनाना है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि बिल्कुल रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए कि एसिटिक अम्ल को आपने सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसका आपने क्या कर दिया, विद्युत अपघटन प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, एसिटिक अम्ल को मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल में, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, हेल्ड फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया हो गई। अब देखो, निम्न में उत्पाद की पहचान करनी है तो इनसे आपका क्या बनेगा, और इसके बाद सेम अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्पाद में परिवर्तित कीजिए। देखो, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो अपने दिमाग की बत्ती हल जाती है और हमें ये तभी हल कर पाते हैं जब हमें ये चैप्टर अच्छी तरह से याद हो। तो सदैव की तरह जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो केवल आपके लिए होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले 5वें का इसका और फिर 8वें वाले का, क्योंकि इतना मैंने हल करवा दिया तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसको हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पे आप मैसेज कर दें इसको करके, क्योंकि उससे मुझे ये पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट हैं उन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है और क्वेश्चनों को हल किया। इसलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो उम्मीद है चैप्टर नंबर 12 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना। आज की क्लास ये यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।